नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में चुनाव नजदीक है और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सियासी दल कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। इसी तैयारी में अब विरासत की सियासत भी देखने को मिल रही है। इसी सियासत के जरिए वार पलटवार भी हो रहा है। बीजेपी महापुरुषों को याद कर रही है, उनके नाम को एक नई पहचान देने की कोशिश, तो ताकि पीढ़ियां उनके बारे में जान सके। लेकिन इसी को लेकर सियासी हमले अब तेज हो चले हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। शौर्य की सियासत नाम इसे दिया गया है, विरासत की सियासत पहले से इसे कहा जाता है। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। चुनावी तनाव में सियासी पार्टियों के भाषणी सुर भी बदल रहे हैं। चुनावी तैयारियों और वोट पक्का करने के लिए रणनीति भी बदल रही है। चंडीगढ़ में हरियाणा की और दिल्ली में बड़ी सरकार चला रही बीजेपी ने ऐसा पासा फेंका है कि प्रदेश के बाकी सियासी दलों के पास इसका तोड़ शायद ना हो। दरअसल प्रदेश की गठबंधन सरकार ने शौर्य पर सियासत शुरू की है। सीएम ने पलवल में विपक्ष खासकर कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस अपने परिवार और पिता दादी के नाम पर योजनाओं का नामकरण करती रही। हमने तो हर जाति और हर धर्म के महापुरुषों और विभूतियों का सम्मान किया, उनके नाम पर योजनाएं चलाई और नामकरण किए, मुख्यमंत्री की जुबान से। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि जी हो, चाहे गुरु रविदास जी हो, चाहे भक्त कबीर जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, आज झलकारी देवी वीरांगना का ये जयंती का दिन भी उसी योजना के अंतर्गत हम मना रहे हैं। हमने और समाजों के भी, गुरु गोविंद सिंह जी की शताब्दी, गुरु तेग बहादुर जी की शताब्दी, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शताब्दी, धन्ना भगत जी की शताब्दी, महर्षि कश्यप की शताब्दी। दरअसल हरियाणा सरकार ने पिछले 2.5-3 साल से महापुरुषों की जयंतियां अपने खर्च पर मनाना शुरू किया है। शुरुआत संत कबीर, भगत सूरदास, महर्षि कश्यप, महर्षि रविदास और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती से हुई। इसके बाद गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर और अब धन्ना जाट और झलकारी बाई का समारोह हुआ। झलकारी बाई झांसी की रानी की सेनापति थी। और हमने केवल शताब्दियां मनाई, ऐसी नहीं है। हम तो इन महापुरुषों के नाम को अमर रखने के लिए इनके नाम से बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम भी रख रहे हैं। आज मैं भी पलवल में ही कौशल विश्वविद्यालय में होके आया, भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से हमने उनका नाम रखा। लेकिन पिछली जो सरकारें थी वो किनके नाम से नाम रखती थी, किनके नाम से रखनी थी? एक परिवार वो चमक रहा है और बाद में जो आए वो भी कोई अपने बाप के नाम से, कोई दादा के नाम से आज भी लगे हुए हैं। बेशक मुख्यमंत्री जाति और धर्म को ना मानकर सभी धर्मों और जातियों की विभूतियों का स्मरण करने और उन्हें समाज देश को प्रेरित करने वाला बताएं, पर अंदरूनी मकसद तो शौर्य पर सियासत और वोट बैंक है। इससे कोई इनकार कैसे कर सकता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महापुरुषों के बहाने परिवारवाद पर हमला बोला है। और ये कोई नई जंग नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की चीजें हरियाणा में देखने को मिली हैं। और किस तरीके से उसका फर्क पड़ा, ये बताने के लिए हमारे साथ देवेंद्र मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत आप ही से करने जा रहे हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से ये शौर्य की सियासत नाम दिया गया है, महापुरुषों को याद किया जा रहा है, झलकारी बाई को शायद ही कोई पहचानता था, जानता था, जो जानते थे वो उनके बारे में बता नहीं पाते थे, लेकिन सरकार ने सामने ला दिया। लेकिन जिस वक्त उन्हें सामने लाकर खड़ा किया है और जिस समाज से वो आती थी, उस समाज के लिए जो वादे और जो बातें कही गई हैं, उसको लेकर टिप्पणी हो सकती है, सवाल हो सकता है। झलकारी बाई का तो अब नाम सामने आया, शायद हमने भी नहीं सुना था। इतने सालों से हम लोग इस क्षेत्र में हैं, लेकिन अब एक बड़ा प्रोग्राम करके इस समाज को भी रिझाने की कोशिश की है। आज से 5 महीने पहले मेरे को लगता है कैथल में हम जब बच्चे थे, हरियाणा में जो बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारे माता पिता हमारे को बताते थे कि कोई धन्ना भगत था। धन्ना भगत भी हुआ है जिसका हरियाणा में जिक्र हुआ है, लेकिन वो चलकर 5 महीने पहले मेरे को पता लगा था कि धन्ना जाट था।
हमारे मदर पेरेंट्स बताते थे कि धन्ना भगत था, जैसे हकीकत राय, वीर हकीकत राय ये वो। लेकिन सुभाष बराला जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, आजकल चेयरमैन भी हैं एंटरप्राइजेस ब्यूरो के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पानीपत की थी। मैंने उनसे पूछा था कि धन्ना भगत तो हमने सुना था, लेकिन धन्ना भगत जाट था, ये रिसर्च आपकी पहली दफा आई है। वो हंसे भी सही। मेरा मतलब कहने का ये है कि बीजेपी वो चौतरफा प्रयास कर रही है, किस तरीके से सियासी तौर पे मजबूत होया जा सकता है। पिछले दिनों हमने देखा, चाहे बीपीएल की बात हो, बीपीएल को रियायतें दी हैं, आंगनवाड़ी का वेतन बढ़ाया है, आशा वर्कर्स हैं, कर्मचारियों को रिझाने की कोशिश, क्लर्कों ने बहुत लंबी हड़ताल की थी, उनको भी पुचकारा गया कि आपका काम हो रहा है। कल तक ये खबर थी कि कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है। चाहे हड़ताली कर्मचारी हो, चाहे विभिन्न वर्ग हो, एससी एसटी, चाहे बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, सबको सरकार रिझा रही है। और अब ये जयंतियों वाला जो सिलसिला शुरू हुआ है, महापुरुषों की, विभूतियों की जयंतियां, सभी धर्मों के लोगों की, सभी जातियों की, तो बीजेपी चौतरफा ऐसे प्रयास करी है जिससे सियासी तौर पर वोट की भाषा में पार्टी मजबूत हो सके। नई नई रिसर्च सामने आ रही है। तो ये जो झलकारी बाई वाला मामला है, इनका भी अपना समाज है अलग से। तमाम देखिए जातियों और धर्म से जुड़े लोग हैं, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे रविदास जयंती है, महर्षि वाल्मीकि जयंती है, भगत कबीर है, सूरदास है, जो जो तमाम जिनको हमने किताबों में पढ़ा, महापुरुष थे जिन्होंने समाज को रास्ता दिखाया उस वक्त जब समाज भटक गया था, धार्मिक भेदभाव था, जातीय भेदभाव था, उस वक्त जिन्होंने अलग जगाई, समाज को रास्ता दिखाया, एक सुधारक की भूमिका में सामने आए थे। अब उनकी जयंतियां मनाने का जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, मेरे को लगता है बीजेपी के हाथ बहुत मजबूत हथियार आ गया है। शायद विपक्ष के पास इसका तोड़ नहीं है, क्योंकि सरकारी खर्च पे सब हो रहा है। विपक्ष भी चाहे तो वो नहीं मना सकते, क्योंकि बहुत खर्चे वाला काम है। एक एक कार्यक्रम पे कई कई लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। तो विपक्ष के बूते की बात नहीं है। एक ऐसा मुद्दा हथियार के तौर पे बीजेपी इस्तेमाल करिए जिसका सियासी तौर पर फायदा मिल सकता है। महेश, आपके पास आ रहा है। एक तरफ इसी मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वो CCC को खत्म करना चाहते हैं, जिसमें क्राइम का जिक्र था, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का जिक्र था, करप्शन का जिक्र था। इससे पहले हम उनको सुनते थे तो वो 4C कहते थे, कांग्रेस का जिक्र भी करते थे, यानी कि 4C। इस बार 3 ही बताए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये दावा करना और ये कहना कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारे को कोई सरोकार नहीं है। देखिए, जातिगत राजनीति से सरोकार नहीं है, ये भले ही मनोहर लाल खट्टर अपने बयानों में कहते हो, लेकिन जो पूरी राजनीतिक बिसात बिछाई जाएगी, और राजनीतिक नहीं मैं कहूंगा चुनावी बिसात जो भी बिछाई जाएगी, और चाहे उम्मीदवारों के चयन का जिक्र मैं कर लूं तो जाट और गैर जाट, कहां पर ब्राह्मण वोट ज्यादा है, कहां पर सैनी वोट ज्यादा है, कहां पर वैश्य समाज के वोट ज्यादा है, तो तमाम जो पैमाने राजनीति में तय किए गए हैं दरअसल इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। पंजाबी वोट जहां पर ज्यादा है वहां पर पंजाबी उम्मीदवार उतारा जाएगा, सैनी वोट जहां पर ज्यादा है सैनी वोटर को कनेक्ट करने के लिए जो सैनी उम्मीदवार उतारने की कोशिश। तो कह सकते हैं कि जहां जो जातिगत इक्वेशन बनता हुआ फायदेमंद नजर आएगा, भारतीय जनता पार्टी उसी जातिगत इक्वेशन के हिसाब से अपना उम्मीदवार देने का काम करेगी, चाहे जिक्र लोकसभा का करें और चाहे विधानसभा का करें। इक्वेशंस को देखने का काम पार्टी के रणनीतिकार लगातार करते हैं। अब ताजी हवा को अंदर आने देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये तय कर रहे हैं कि जो लोग सरकार के साथ चलना चाहते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वो बीजेपी को जिताने की कोशिश करेंगे, और जो लोग हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनका ध्रुवीकरण एक राजनीतिक दल विशेष के समर्थन में हो सकता है। तो जो बीच के लोग हैं, जो ना इस तरफ है और ना ही उस तरफ हैं, जो धार्मिक विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो कह सकते हैं कि जातिगत जो महापुरुष हैं उनके दिखाए पद चिन्हों पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बीच के जो ऐसे लोग जो ना तो सरकार के साथ है और ना ही सरकार के खिलाफ हैं, ऐसे लोगों को इन कार्यक्रमों के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है। और यहां यह भी बताने की मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा नहीं है कि चुनावी मौसम में ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा जो कदम है वो उठाया हो। करीब करीब 2 साल हो चुके हैं जब जो महापुरुषों की जयंतियां सरकारी खर्च पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग मना रहे हैं। पिछली सर्दियों में भी इस तरह के कार्यक्रम देखने को मिले थे, और धन्ना जाट भगत की जहां तक बात है वो कार्यक्रम भी पहले भी मनाए गए हैं, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में मनाए जा रहे हैं। तो जो महापुरुषों की जयंतियां मनाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ताजी हवा को अंदर आने देने की जो कोशिश है वो यहां पर करती हुई नजर आ रही है।
ऐसे लोग जो किसी राजनीतिक दल विशेष से अभी तक कनेक्ट नहीं है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के साथ कनेक्ट करें, तो ऐसे कार्यक्रमों के जरिए वो किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल ही ऐसा कुछ किया गया हो, करीब करीब 2 साल का वक्त बीत चुका है जब इस तरह की महापुरुषों को की जयंतियों को सरकारी खर्च पर मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। तो लगातार इसी रोड मैप पर आगे बढ़ती भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। वीरेंद्र सोनी जी, आपसे 2 सवाल है। एक तो महापुरुषों को याद किया जा रहा है, तमाम वीरांगनाओं को याद किया जा रहा है, उन्हें समाज के बीच में ये बताकर, उनकी शौर्य गाथा को बताकर उनको याद दिलाया जा रहा है, उनको अमर किया जा रहा है। एक बार फिर से पहचान नहीं उनको दिलाने की कोशिश की जा रही है, इसका कितना फर्क पड़ेगा? और दूसरा ये कि जिसकी ओर मुख्यमंत्री ने मंच से इशारा किया, परिवारवाद का, बाप दादाओं का, एक वक्त में वो भी विरासत होंगे इस प्रदेश की और मौजूदा वक्त में भी हैं और आने वाले समय में लोग उनके बारे में जानना चाहेंगे, वो भी कम नहीं है। कोई देश के फलक पर तो कोई प्रदेश के फलक पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले लोग हैं। देखिए, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने महापुरुषों की ये जो जयंतियां मनाने का निर्णय किया, ये स्वागत योग्य है, सब इसको सराहा जा रहा है। अब देखिए, झलकारी बाई देवी का जो जिक्र आया, ये कईयों को जानकारी नहीं थी, निश्चित रूप से जानकारी नहीं थी, और वो कोली समाज से थी। देखिए, मतलब ये एक जातीय गठबंधन जो जातीय होता है, उससे ऊपर उठकर समाज के लोगों को जानकारी देना, महापुरुषों के बारे में बताना बड़ा अच्छा है। और ये वो कोली समाज से थी, और कोली समाज में एक डॉक्टर मंगल सेन जी के समय रामफल कोली थे, वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के संगठन मंत्री हुआ करते थे। तो इस तरह से एक मतलब अलग अलग जो जाति के लोग जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको भी आयोजनों में शामिल किया जाता है। लेकिन अच्छा होता है जितने भी महापुरुषों की ये जयंतियां मनाई जाती हैं, ये सरकारी आयोजन बन के रह जाते हैं। अगर इसमें समाज के दूसरे लोग यानी कि विपक्ष के लोगों को भी शामिल किया जाए तो ये आयोजन और अच्छा हो जाए और इसकी खूबसूरती बढ़े। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गुरु तेग बहादुर जी के जो कार्यक्रम था, गुरु गोविंद सिंह जी जयंती में शामिल किया गया था, लेकिन इस तरह से जो दूसरे भी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, राज्य स्तरीय समारोह होते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव है, तो इसके अंदर दूसरे दलों के लोगों को भी अगर आमंत्रित किया जाता है, आयोजन समितियों में शामिल किया जाता है, तो आयोजनों की खूबसूरती और बढ़ती है। तो जहां तक दूसरा बात देखे थे, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कोई भी, जिनके आयोजन होते हैं वो राजनीतिक से प्रेरित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग अपने ढंग से करते हैं, इसका लाभ उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है तो निश्चित रूप से राजनीतिक उठाएगी, लाभ उठाएगी। तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए। मनोहर लाल पार्ट 1 में जब डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रेड्डी थे, उनको अभी जेल नहीं गए थे, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने नवनिर्वाचित विधायक थे वो वहां पर गए थे, नतमस्तक हुए थे। वहां कैलाश विजय वर्गीय उस समय पार्टी के महासचिव और हरियाणा के प्रभारी थे, वो सभी विधायकों को लेकर उनका आभार व्यक्त करने गए थे। ये सब बातें राजनीति से प्रेरित रहती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं बड़ा डेरा बाबा बद्दा बहादुर से जुड़े हुए हैं, उनका जो परिवार है वहां से जुड़ा, लेकिन वो सभी धर्मों में आस्था रखते हैं। अभी राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास के प्रमुख हैं, उनके यहाँ ब्यास भी गए और अभी सिकंदरपुर में वहां सत्संग में भी शामिल हुए। तो उनको एक स्वामी गीतानंद जी, ज्ञानानंद जी से भी वो जुड़े हुए हैं। उनके अभी नशा विरोधी जो मुहिम चलाई गई थी, उसमें सभी संतों को, महात्माओं का आशीर्वाद लिया गया, उनको जोड़ा गया, उस अभियान के अंदर शामिल किया गया। तो ये निर्णय तो देखिए अच्छे हैं सरकार के, लेकिन अच्छा इतना और भी होगा अगर विपक्ष के लोगों को भी इन आयोजनों में शामिल किया जाए, ताकि ये जो है सिर्फ सरकारी खाना पूर्ति आयोजन ना बने, पूरे जन आंदोलन बने और जनता का पूरी भागीदारी हो, जन भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जहां तक दूसरी बात आपने की है कि वो देखिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी अपने अपनी एक अलग ढंग से एक दृष्टिकोण रहता है। तो अब चाहे कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने अपने ढंग से करते थे। चौधरी देवीलाल जी के नाम पे जगह जगह पूरे शहर में पार्क बने हुए हैं, तो हर एक अपने नाम से करता रहा है। अब हालांकि देखिए, रोहतक के अंदर जो है डॉक्टर मंगल सेन के चेयर के नाम से यूनिवर्सिटी में वो पीठ भी स्थापित की गई है, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हरियाणा, दिल्ली हरियाणा के प्रांत प्रचारक जो बाद में विश्व हिंदू परिषद में चले गए, अशोक सिंगल जी के नाम से गुड़गांव विश्वविद्यालय में बना हुआ है। तो इस ढंग से ये सब करते हैं। लेकिन देखिए, एक संघ राष्ट्रीय स्वयं सेवकों को भारतीय जनता पार्टी हो, वहां किसी नेता के नाम से व्यक्तिगत अपवाद छोड़ दीजिएगा, लेकिन वहां समाज के महापुरुषों के नाम पर जो है, जो भी अपना संस्थान होते हैं उनके नाम रखे जाते हैं, उनकी जयंतियां बनाई जाती हैं। कांग्रेस की अपनी परंपरा रही है, वो एक परिवारवाद की परंपरा भी रही है, उसमें मछूते नहीं। लेकिन लोग कहने वाले तो कह सकते हैं कि अहमदाबाद में जो स्टेडियम बना हुआ नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया जी। तो ये सब बातें विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप में चलते रहते हैं। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने महापुरुषों के नाम पर जयंतियां बनाने का आयोजन जो है बहुत अच्छा किया है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। और जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में बड़ा अच्छा हस्तशिल्प मेला लगता है, बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया है। लेकिन जो जिला स्तर पर गीता जयंती समारोह होते हैं वो उस ढंग से आम लोगों का जुड़ाव नहीं हो पाता, वो स्कूल के बच्चों का आयोजन बन के रह जाता है। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि आम जन की उसके अंदर भागीदारी सुनिश्चित हो।
तो इस तरह देखा जाए कि कुल मिला के देखा जाए कि सरकार का प्रयास तो अच्छा है, चाहे इसके पीछे राजनीतिक प्रयोजन भी क्यों ना हो, क्योंकि सभी का रहता ही रहता है, लेकिन सरकार ने महापुरुषों की जयंती बनाकर जो है लोगों में एक अच्छी भावना पैदा की है और समाज को भी एक रचनात्मक दिशा में, सही दिशा में एक सकारात्मक संदेश दिया है। जी देवेंद्र, सबसे अच्छा तरीका है, चलिए आप मंच के जरिए आप बता रहे हैं या मना रहे हैं तो दूर तक उसका संदेश जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर जो आप लोगों ने पढ़ा, जो हमने पढ़ा, हमने कुछ और पढ़ा है। हमारे वक्त में जो इतिहास की किताब थी, इतिहास की किताब में उस दौर का जिक्र होता था जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मोहनजोदाड़ो ये मतलब जिससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। लेकिन आज के वक्त के इन महापुरुषों को अगर सबसे अच्छा आपको प्रचारित करना है, लोगों तक पहुंचाना है, भविष्य इनको जान पाए, तो किताब सबसे बेटर है। इस तरीके से क्या कोई योजना ऐसी चलाई जा रही है कि मंचों से अलग भी इन्हें कोई जगह दी जाए? देखिए पंकज, पिछले 2.5 से 3 साल हो गए मेरे को। सबसे पहले सूरदास जयंती मनाई थी, कबीर जयंती, फिर महर्षि वाल्मीकि जयंती, 2.5-3 साल पहले सिलसिला शुरू हुआ था। अब जब हम देखते हैं कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी और जिस तरीके से कांग्रेस सत्ता में दावेदारी कर रही है, बीजेपी को चैलेंज कर रही है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, जो इस तरह के दावे प्रति दावे हो रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने पीछे एक बयान दिया था कि कांग्रेस सभी जातियों के एक आदमी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएगी, लास्ट में यह भी जोड़ा कि जाट को भी बनाएगी। तो ये जब ये पासा फेंका कांग्रेस ने, उसके बदले चूंकि ये शुरुआत कर चुकी थी बीजेपी सरकार के पास संसाधन है, फंड्स हैं, जो फैसला लेना चाहे उसके इंप्लीमेंटेशन का पूरा तंत्र तैयार है। तो मेरे को लगता है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का जो ये इतने हर जाति को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसकी काट निकालने के लिए भी अब एग्रेसिवली इस महापुरुषों की जयंती को बड़े पैमाने पर मनाया जाने लगा है। जैसे झलकारी बाई वाला मामला है, अभी तक नाम नहीं सुना था, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री ये जताना चाह रहे हैं कि हर जाति, हर धर्म का सरकार और बीजेपी आदर करती है, हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबका कल्याण करते हैं। समाज को, देश को जिन्होंने रास्ता दिखाया, उस वक्त जब शिक्षा नहीं थी, संसाधन नहीं थे, लोगों के पास जरूरतें पूरी करने को, खाने को अन्न नहीं था, पैसा नहीं था, समझ नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी, उस वक्त इन महापुरुषों ने समाज को, देश को रास्ता दिखाया और जीने की कला सिखाई। तो मेरे को लगता है जिस तरीके से कांग्रेस ने उछाला ये मुद्दा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो उस दावे की और उस हुंकार की भी काट करने की सरकार इस जरिए कोशिश करी है। और ये जो मुद्दा है महापुरुषों की, विभूतियों की जयंती मनाना, या जैसे पंजाबी समाज से कई शहीद मदन लाल ढींगरा थे जो शहीद हुए थे, लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भूमिका निभाई, अपनी कुर्बानियां दी, मतलब शहीदों को भी याद किया जा रहा है। चाहे गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे थे जिनको जिंदा चिनवाया गया था पिछले दिनों, उनका भी सरकारी खर्चे पर मनाया गया था। चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे महापुरुष हो, मतलब समाज और धर्म से जुड़े हुए, देश के लिए जिन्होंने कुछ कुर्बानियां दी हैं, कुछ किया है संघर्ष, उन सबको सरकार जोड़ रही है। और इन जातियों को जोड़ने का मतलब यह है कि हर जाति में वोटर वर्ग है, कोई कम कोई ज्यादा, मतलब सरकार का एक ऐसा चेहरा पेश करने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि जन कल्याणकारी सरकार है, सभी धर्मों का आदर करने वाली, सभी साथी को, जात पात को जी में कोई भेदभाव न करके इस तरह का एक मैसेज देने की सरकार कोशिश करी है, जिसमें बीजेपी को मेरे को लगता है एक मजबूत हथियार इनके हाथ है और विपक्ष के पास इस मुद्दे की, इस हथियार की अभी तो कोई काट नहीं है। महेश, आपसे सवाल की ठीक है, शताब्दियां मनाई जा रही हैं, जयंतियां मनाई जा रही हैं, लेकिन जिस तबके से ये लोग आते हैं जिनको आज मंच दिया जा रहा है, याद किया जा रहा है, जनता को बताया जा रहा है, उन तबकों को देखा जाए और खासकर जात पर ज्यादा फोकस किया जाता है, उन लोगों की स्थिति को किस तरीके से आंक सकते हैं, उनके विकास को, उनकी तरक्की को, उनके लिए क्या हो रहा है, कितनी योजनाएं चल रही हैं, क्या नाम लेने के बाद उनके लिए कुछ ऐसा किया जाता है जिससे कि लगे हाँ वाकई में उस समाज को भी ऊपर उठाने की कोशिश हो रही है, या नाम को प्रचारित करने की कोशिश पर? देखिए, फिलहाल तो मैं यही कह सकता हूं कि ताजी हवा को अंदर आने देने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और जो एक कदम उठाया गया है वो सराहनीय कदम माना जा सकता है। चाहे बहाना कोई भी हो, मकसद भारतीय जनता पार्टी का भले ही वोट हासिल करना हो, लेकिन जिस तरीके से इन शहीदों को याद किया जा रहा है, जिस तरीके से इन अलग अलग जो कह सकते हैं कि
समाज के सबसे बड़े आइकॉन्स को एक बार फिर से याद करने की कोशिश की जा रही है। तो ना सिर्फ सामाजिक जो भाईचारा है वो इससे बढ़ रहा है, ना सिर्फ धार्मिक सौहार्द इससे बढ़ रहा है, बल्कि एक विश्वास का जो माहौल है वो इस तरीके के कार्यक्रमों को मनाए जाने से तमाम अलग अलग जातियों में देखने को मिलता है। तो यकीनन मकसद भारतीय जनता पार्टी का भले ही वोट हासिल करना हो, लेकिन जिस मकसद के साथ ये जो आयोजन किए जा रहे हैं बेहद फायदेमंद ये माने जा सकते हैं। और धार्मिक सौहार्द को बनाए रखना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जरूरत होती है। वो अलग बात है कि अब चुनावी मौसम सामने आ चुका है और चुनावी मौसम में जाट और गैर जाट में पूरे इलेक्शन को तब्दील करना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मजबूरी हो सकती है। परिस्थितियों का आकलन किया जाएगा, रणनीतिकार ये तय करेंगे कि उस दिशा में इलेक्शन को लेकर जाना फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, या विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा सकता है। तमाम जो उपलब्धियां 9 साल में और कह कि 1 साल और जो सरकार का है वो बीत जाएगा, तो 10 सालों के बाद मनोहर सरकार की उपलब्धियां क्या है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां क्या है, परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, क्या उस परफॉर्मेंस के साथ चुनावी मैदान में उतरना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जातिगत समीकरणों को अगर साधने की जरूरत ना भी हो तो क्या काम बन सकता है, क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। रणनीतिकारों को ऐन वक्त पर यह तय करना है, लेकिन फिलहाल ये जो दिशा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है नायब सिंह सैनी को कमान देने के साथ ही, और जो फायदा भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद महसूस कर रही है, तो मुझे लगता है कि जरूर यहां पर जातिगत जो इक्वेशंस है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस तरह के आयोजनों का बेशक जो सराहना है वो की जानी चाहिए। मकसद भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हो, लेकिन जो सौहार्द इससे कायम हो रहा है वो बेहद कह सकते हैं कि काबिल तारीफ है, और इस तरह के कार्यक्रमों की जो तारीफ है वो की जा सकती है। वीरेंद्र सोनी जी, तारीफ उस समाज के लोग भी करते हैं और चौतरफा तारीफ होती है अगर कोई अच्छा काम हो, लेकिन आज का वोटर, आज का समाज भी चौतरफा सोचता है। अगर आप मंच से किसी बात का जिक्र कर रहे हैं तो वो समाज उसको ग्राउंड पर देखना चाहता है या उसकी तुलना उससे करता है। कितना फर्क आप देखते हैं कि अगर इस तरीके से किसी की शताब्दी बनाई जाए, जयंती बनाई जाए, और समाज का जो वोटर है, जो समाज है, वो कितना कनेक्ट हो पाएगा सियासी दलों से, चाहे वो बीजेपी है या अन्य दल हैं, कितना आसान रहता है ये या मुश्किल? अभी मनोहर लाल जी ने छठ महोत्सव में शामिल हुए, पानीपत के अंदर ही हुए, तो मतलब पूर्वांचल समाज को अपने साथ जोड़ने की बात है। तो आपने पूर्वांचल समाज के लिए घाटों की भी घोषणा की है, सूर्य मंदिर के लिए भी जगह देने की पेशकश की है, तो एक अच्छी बात है, एक अच्छा सकारात्मक संदेश जाता है। लेकिन क्या आपने राजनीतिक क्षेत्र में भी क्या पूर्वांचल समाज को भारतीय जनता पार्टी कोई टिकट देगी? मतलब उनको राजनीतिक जो है उनको महत्ता स्वीकार करेगी? क्या पूर्वांचल के लोग यहां पर आते हैं, जो हरियाणा में आते हैं, जो अपने गांव में जाना चाहते हैं, क्या उनको वहां के लिए ट्रेन की प्राप्त सुविधाएं हैं? क्या उनके लिए बस सुविधाएं हैं? क्या जब छठ पर्व आता है तो किस तरह रेलों के अंदर ठूस ठूस कर वो जाते हैं? क्या उनकी दैनिक दशा है? देखिए, आयोजन करना अच्छी बात है, लेकिन आयोजन को आप वहां तक कहां तक ले जाते हैं, उनके साथ कितना सार्थक जोड़ते हैं? देखिए, मनोहर लाल जी जब भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा में सक्रिय होने से पहले, जब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक थे। मतलब अंत्योदय के आंदोलन से वो शुरू से जुड़े हुए हैं, और उनके उस दिशा में उन्होंने अच्छा प्रयास भी किया है कि बीपीएल परिवारों के अंदर अब कोई किसी की मृत्यु होती है, हर आयु वर्ग का उन्होंने वर्गीकरण कर दिया गया है, तो कोई भी मृत्यु होती है तो उसके परिवार को मुआवजा देने की एक शुरुआत की है। ये बहुत अच्छा कदम है बीपीएल परिवारों के लिए, क्योंकि जब किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो परिवार पर जो है आर्थिक बोझ भी पड़ता है, मुसीबतों का पहाड़ भी टूटता है। तो इसलिए हर परिवार के, बीपीएल परिवार का किसी भी सदस्य में कोई भी मौत होगी तो उसकी आयु के हिसाब से सरकार अब मुआवजा देगी। ये 5 लाख रुपए की राशि तक सीमित है, किसी को 1 लाख है, फिर 2 लाख है, इस तरह 5 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। बहुत अच्छा कदम है, लेकिन सरकार को यह भी देखना चाहिए कि सिर्फ जयंती मनाने से ही पर्याप्त नहीं होगा, उस समाज की राजनीतिक दिशा भी सुधारने की चाहिए, उनको राजनीतिक पहचान भी दिलानी चाहिए, उनको समाज के अंदर जो है सम्मानजनक स्थान मिले, उनके लिए सुविधाओं की वृद्धि हो, इस दिशा में भी सोचना चाहिए और परीक्षा की जानी चाहिए कि सरकार दिशा में और अग्रसर होगी। अब जैसे छठ की बात है, वहां मुख्यमंत्री के बाद जो है दीपेंद्र हुड्डा फरीदाबाद में छठ में शामिल हुए, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि छठ के अंदर हम, जब हमारी सरकार आएगी तो हम सार्वजनिक अवकाश घोषित करेंगे। तो एक तरह से एक दूसरे के ऊपर अपना एक बढ़त लेने की बात है, लेकिन असली दिशा तब भी होगी जब उस समाज को सरकार अपने साथ जोड़ेगी, उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देगी और उनके लिए और सुविधाओं का विस्तार करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। हालांकि याद किया जा रहा है और याद दिलाया भी जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब मंच पर थे तो उन्होंने कहा कि जो तारीख, जो कैलेंडर जिसमें झलकारी बाई की तस्वीर लगी हुई है वो कैलेंडर दिया जाएगा, वो कैलेंडर में सारी छुट्टियां होंगी, लेकिन 2 डेट उन्होंने याद दिलाई, उसकी छुट्टियां उसमें अंकित नहीं है। वो दिन
याद दिलाने की कोशिश। जब प्रदेश में लोकसभा चुनाव होगा और जो प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा, उस दिन को याद रखने के लिए कहा है।